नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डीएलएड का सेकेंड ईयर में आपका थर्ड पेपर है, शिक्षा में समावेशी जेंडर और मुद्दे। बीएड में आपका फोर्थ सेम का आपका थर्ड पेपर है, क्रिएटिंग इनकल्सिव। और एमएड में आपका सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और आपका शिक्षा, समाज, पाठ्यचर्या और विद्यार्थी का जो पेपर है। और बीएड में कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन सोसाइटी। ये यहाँ पर आपको एक समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है। और समावेशी शिक्षा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता हुआ चल रहा है। इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जानेंगे कि आपका जो समावेशी शिक्षा है उसके संदर्भ में मूल्यांकन क्या होता है और मूल्यांकन की जो विधियां होती हैं वो क्या है, और साथ ही आकलन करते हैं जो हम, वो कैसे किया जाता है। तो हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा जो है वो किस तरह से मूल्यांकित की जाती है। अब पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ वीडियो आपके इस चैनल पर डाले हैं जिसमें शिक्षा में समावेशी शिक्षा क्या है, बहुलता क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, शासन के लिए किए गए उपाय क्या हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब है आपका कि शिक्षा, समावेशी शिक्षा जो है उसका हम मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि इसमें तरह तरह के विद्यार्थी शामिल होते हैं। तो समावेशी शिक्षा के आकलन के संबंध में हम आकलन की प्रक्रिया को एकीकृत रूप से देखते हैं और भिन्न भिन्न युक्तियों का लाभ लेकर के हम आकलन की सतत प्रक्रिया के द्वारा समावेशित बच्चों की जांच करते हैं। अपितु प्रभावशाली भी हो जाता है ये, और जांच करना जो है वो थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो आकलन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है कि विद्यार्थियों को हम स्वाकलन, साथियों द्वारा आकलन और विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षक जो है वो प्रोत्साहित करता है। आकलन की भिन्न भिन्न तकनीकों पर जब हम बात करते हैं तब हमें ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि प्रत्येक बालक अपने आप में अद्वितीय होता है। एक बच्चा दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होता है, सिमिलरिटीज़ नहीं होती, कम होती हैं। सीखने सिखाने की उसकी अपनी विशेष विधि होती हो सकता है कोई लिखता बहुत अच्छा हो, कोई बोलता बहुत अच्छा हो, और सभी बालक अपनी एक निश्चित गति से ही सीखते हैं। व्यक्ति विशेष की निश्चित गति और सीखने की विभिन्न विधियों को संबोधित करने वाली आकलन की तकनीकियाँ जो होती हैं वो बच्चों में आत्मविश्वास को पैदा करती हैं, सीखने के प्रति जिज्ञासा भी उत्पन्न करती हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अब जब हम देखते हैं कि समावेशन के संदर्भ में जो आपकी मूल्यांकन की विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और आकलन की युक्तियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है आपका मौखिक परीक्षण। तो मौखिक परीक्षण जो होता है ये भाषाई कौशल के परीक्षण के लिए बहुत अच्छी और प्रभावशाली तकनीकी होती है, क्योंकि मौखिक परीक्षण में हम औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बहुत तरह की गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। जैसे हम संवाद करना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, समूह में चर्चा करवाना, अभिनय करवाना, बहुत सी गतिविधियों को हम आयोजित कर सकते हैं और उसके बाद बच्चों के भाषाई कौशलों की जांच को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड, विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर। हम भाषा संबंधी तत्परता, शब्द संपदा, उच्चारण, भाषा की बनावट और संबंधी कौशल को जानने के लिए हम तरह तरह के प्रश्न बना सकते हैं। कई प्रश्न एक वाक्य में उत्तर देने वाले भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं, बड़े प्रश्न भी हो सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों की सभी प्रकार की जो प्रश्न की उत्तर देने की जो शैली होती है उसकी खोज हम कर सकते हैं। और पूछने की विधि और उत्तर
पाने के लिए इसके लिए समय देना भी आवश्यक होता है, और उत्तर सुनते समय शिक्षक के हाव भाव दोनों जो हैं उनके मध्य आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर तीसरी विधि आपकी आती है कहानी कहना। तो पाठशाला आने के पहले हम बालक को कहानी के संबंध में सोते जागते किसी न किसी प्रकार से बालक जो होता है वो जुड़ जाता है। जैसे यदि मान लीजिए हमने आज एक कहानी सुनाई और उसको कुछ प्रश्न दिए और कहा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में से ढूंढ कर लाइएगा, तो बच्चा जो है वो पूरे समय उस कहानी में ही अपने दिमाग को लगाएगा। कहानी सुनना उनकी आदतों में सम्मिलित हो जाएगा और वो कहानी सुनते सुनते अपने आप कहानियाँ भी बनाने लगते हैं। ये भी एक चमत्कार होता है कि बच्चा जो है वो सृजन करने लगता है। सुनी हुई कहानी को वो अपने शब्द में सुना देते हैं और अपनी ओर से कहानी सुनाना भी आकलन की एक प्रभावशाली विधि होती है। फिर आता है चौथा आपका बोलकर पढ़ना। तो बच्चे को हम कोई भी एक चैप्टर दे देते हैं या पैराग्राफ देते हैं कि आप इसको देख कर के पढ़िए, और उच्चारण भाव के अनुसार बल अनुपात और आरोह अवरोह के साथ बच्चा जो है वो पढ़ता है, और यहाँ पर उसकी व्याकरण की और लय की ताल की सभी चीज़ों की जांच हो जाती है। और विविध प्रकार के कथन संवाद छोटे छोटे टुकड़े नाटक का कोई भाग या पाठ के कुछ अंश को बच्चा कैसे बोलेगा इसका जो है वो हम टेस्ट आसानी से ले सकते हैं। फिर आता है आपका वर्णन करना। वर्णन करना में देखी सुनी और पढ़ी बातों का वर्णन करना सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यदि आपको, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसको लिखने में आप बहुत तरह की चीज़ों को सोचते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो इसी प्रकार से किसी भी छोटी सी चीज़ के बारे में वर्णन करने की जो विधि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर से प्रारंभिक समय में हम विद्यार्थी को कोई भी जानी मानी वस्तु दिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि इसके बारे में 2 लाइनें लिखिए, 5 लाइनें लिखिए, 10 लाइनें लिखिए। ऐसा करके जब वर्णन करने को कहा जाता है तो प्रारंभ से ही इसकी उनको आदत हो जाती है। फिर है आपका अवलोकन। कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए बहुत सी विधियों का हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें अवलोकन एक मुख्य है, जिसमें हम चर्चा करते हैं, अभिनय, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, समूह में संवाद और चित्र पढ़ना। इसमें हम कई बार चित्र दिखाकर कहते हैं कहानी लिखिए, कोई भाव लिखिए। तो ये अवलोकन जो है वो आकलन का भाग तभी होता है जब नियमित रूप से करें हम, और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से दूर रहें और आवश्यकता अनुसार और सुविधा अनुसार उसका रिकॉर्ड रखा जा सके। यहाँ पर अवलोकन के लिए हम अनौपचारिक शब्द भी प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम बिना किसी उद्देश्य के अवलोकन कर रहे हैं, और उसके बाद अवलोकन भाषा का प्रवाह, किसी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ये सब जानने के लिए करते हैं, और उसके बाद हम आसानी से उसकी मार्किंग कर सकते हैं। फिर आता है आपका लिखित परीक्षण, जिसमें बच्चों को हम लिखित गृह कार्य, कक्षा कार्य इस प्रकार से देते हैं और लिखने के कौशल की जांच करते हैं, जिसमें हम प्रश्न के उत्तर, कहानी और पटकथा इस तरह की चीज़ों को देते हैं, जिससे विश्लेषण क्षमता का विकास होता है। फिर आता है आपका श्रुतलेख। तो श्रुतलेख की भाषाई क्षमता को जांच करने के लिए हम एक उपकरण के रूप में यूज़ करते हैं, जिसे हम शुद्ध लेख कहते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को कुछ लाइनें बोलते हैं, वाक्य बच्चा लिखता है। इसमें हम स्मृति और मात्राओं की जांच भी कर लेते हैं कि बच्चा भाषा में निपुण है या नहीं, वो अच्छे से सुन पा रहा है या नहीं। ये श्रुतलेख जो है कक्षा तीसरी से प्रारंभ करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का उल्लेख जैसे ही हम करते हैं तो अध्यापक कला, चित्रकारी आदि की आकलन के बारे में सोचने लगते होंगे, लेकिन सत्र के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कौन सा बालक क्या कर रहा है उसकी गतिविधियों को हम देख रहे हैं, और ये सब करके एक फोल्डर को बना करके हम रख सकते हैं। तो ये आधुनिक तकनीकों की जो सुविधाएं हैं उसमें डी कैसेट वगैरह भी होती है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी अपने कार्य को उलट पुलट कर देख सकता है कि मैंने किस महीने में क्या काम किया है, और अभिभावकों को भी अपने बालकों के बारे में जानकारी मिलती है, और शिक्षक भी केवल जांच नहीं अपितु सिखाने की प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को हम बहुत आसानी से चीज़ों को सिखा सकते हैं और बता सकते हैं।
तो ये था आपका समावेशी शिक्षा में आपका मूल्यांकन और आकलन। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और मुझे कमेंट कीजिए। यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैडम इसके बारे में बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से रखें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।